नीतू और ऋतु दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। नीतू अपनी शादी के लिए शॉपिंग पर जा रही थी। तभी ऋतु नीतू को टोकते हुए बोलती है, अरे अरे कहाँ जा रही है रितु? अब क्या मैं हर जगह तुझे ही लेकर जाऊँ? वैसे भी अब तो शादी होने वाली है मेरी। बस तेरी ही शादी नहीं हो रही है, शादी तो मेरी भी हो रही है ना, और वो भी उसी घर में जिसमें तेरी शादी हो रही है। हम दोनों की एक ही घर में शादी हो रही है, वो भी एक ही दिन। ये बात तू हर बार भूल क्यों जाती है? अरे यार, यही तो दिक्कत है कि तेरी भी शादी मेरे साथ ही हो रही है, और जैसे मैंने तुझे मायके में झेला, अब वैसे ही मैं तुझे ससुराल में भी झेलूंगी। माँ भी ना हर जगह तुझे मेरे साथ ही चिपका देती है। ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना तुझे, और तू हर बात में चिढ़ क्यों जाती है? मैंने तो बस एक सवाल ही किया था, और उस सवाल का जवाब देने का मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं अगर अभी माँ को बुला लूंगी ना, तब तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, इसलिए जो पूछ रही है ना वो खुद से ही बता दे। अच्छा सुन, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अब खुश? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना रितु जी? अब अगर आपकी कृपा हो तो क्या मैं जा सकती हूँ अपनी शॉपिंग के लिए? आधा टाइम तो आप वैसे ही खा चुकी हो मेरा। कहीं नहीं जाना, माँ ने कहा है कि अब शादी को ज्यादा दिन नहीं रह गई, इसलिए अब हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तुझे जो भी लेना है ना, वो माँ या भाई को बोल दे, वो ले आएंगे। कहीं बाहर नहीं जा सकती है अभी तू। अरे अरे, ये क्या बात हुई? अरे सामान मुझे लेना है, मेरी पसंद का ही लेना है, और ऐसे कैसे मैं इतनी जल्दी अपनी शादी का सामान किसी और को लाने दूं? तू मम्मी की आदर्शवादी बेटी होगी, मैं नहीं हूँ। मुझे तो जो कुछ भी लेना है ना, वो मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। नीतू जहाँ अपने मन की करती, हर वक्त बस चिढ़ती रहती थी, वहीं ऋतु बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जो हर किसी को साथ लेकर चला करती। इसीलिए ही दोनों बहनों में कई बार तू मैं हो भी जाया करती। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों अपनी ससुराल आती हैं, जहाँ उनकी काफी मोटी सास सुलोचना उनकी नजर उतारती है और दोनों से कहती है, तुम दोनों अब इस घर की बहुएं हो, और बहुओं के साथ साथ तुम दोनों बहनें भी हो, और देवरानी जेठानी भी हो। अब ये घर तुम दोनों को ही संभालना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों अच्छे से संभाल लोगे इस घर को। अब हमारी मोटी सास को खुद का मोटापा तो संभाला नहीं जा रहा, इसलिए उसे खुद को किसी पे डिपेंड तो करना ही होगा ना। कितनी मोटी है ये, पेट कम और इंडिया गेट ज्यादा लग रहा है इसका तो। नीतू बहू, तुम मन ही मन क्या बोले जा रही हो? अरे कुछ ज्यादा हंसने वाली बात है तो मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगी। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं। इसकी तो आदत है खुद से बातें करती रहती है और खुद ही हंसती भी रहती है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। आज तो हमारा ससुराल में पहला दिन है, हम दोनों अभी अभी आए हैं। हमारी कोई नई बहू वाली रस्म नहीं होगी क्या माँ जी? होगी बहू, लेकिन कल सुबह होगी, और वो होगी पहली रसोई की रस्म। तुम दोनों अपने हाथों से हमारे लिए कुछ मीठा खाने को बनाओगी। जिनका ज्यादा अच्छा होगा उसे अच्छा सा नेक भी मिलेगा, और तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। जी माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मैं तो सच में बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं कोई चढ़ाई की है, इतनी थकावट जो हो रही है। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, बहुत रस्में होती हैं शादी के बाद। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं जल्दी उठकर रसोई में सबके लिए खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद जब सब नाश्ते की टेबल पर आती हैं, तब नीतू अपना बनाया हुआ हलवा लेकर आती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया है, खाकर तो बताओ कैसा लगा आपको। सुलोचना अपनी दोनों बहुओं के हाथ का हलवा खाती है, लेकिन सुलोचना को ऋतु का हलवा ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो ऋतु को ज्यादा नेक देती है। बहू, तूने बहुत ही स्वाद हलवा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। नीतू बहू, तूने भी बहुत अच्छा बनाया था। मेरी दोनों बहुओं के हाथ में तो जादू है, लेकिन मुझे रीतू बहू के हाथ का स्वाद ज्यादा अच्छा लगा। अरे मुझे तो लगा ही था माँ जी, आपको रीतू के हाथ का हलवा पसंद आया था। वो आप इतनी मोटी हो ना, इसलिए खाने में तो आपको अच्छी पकड़ होगी ही, इसलिए आपको मेरा ज्यादा स्वाद नहीं लगा। नीतू, ये क्या बोल रहे तू? ये सास है हमारी, कुछ भी बकवास मत कर। माँ जी माफ कर दो नीतू को, वो ना कुछ भी बोल देती है, उसे ना कुछ भी बोलने की आदत है, और ये कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी। नीतू अक्सर अपनी सास के मोटापे का मजाक बनाती, जिससे हमेशा ऋतु ढकने आ जाया करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नीतू ऋतु से बात करते हुए बोलती है, वैसे माँ जी का लगभग कितना वजन होगा? मुझे तो लगता है माँ जी 100 से तो पार ही होंगी।
तू फिर से माँ जी की मोटापे की बात कर रही है। अरे वो हमारी सास है, मोटी हो या पतली कुछ बदल थोड़ी जाएगा। और तू हमेशा माँ जी को ऐसे नीचा मत दिखाया कर, वो कितनी अच्छी है, कभी कुछ कहती नहीं है। और तू है कि हमेशा माँ जी को बोलती रहती है। अरे तू फिर शुरू हो गई। अरे जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? माँ जी अब मोटी है तो उन्हें मोटी ही कहा जाएगा ना। तू पता नहीं क्या चाहती है, बहू है बहू बन के रह। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सुलोचना आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। सुलोचना को देखकर ही नीतू पलट जाती है और बोलती है, अरे नीतू, तुझे कितनी बार कहा है कि ये हमारी सास है और अपनी सास के बारे में ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है। देख, मैं अपनी सास के बारे में ये सब नहीं सुन सकती हूँ। नीतू बहू, तू अपनी बहन से कुछ क्यों नहीं सीखती है? बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं इसे अच्छे से पता है, और एक तू है कि बड़ों का सम्मान ही नहीं करती है। सच में लगता ही नहीं है कि तुम दोनों सगी जुड़वा बहनें हो। सुलोचना जैसे ही ये बोलकर वहाँ से जाती है तभी ऋतु बोलती है, ये क्या है नीतू? माँ जी के आगे तूने मुझे नीतू बना दिया और मुझे माँ जी से डांट खिलवा दी। अरे रीतू देख, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, कभी कभी तो फायदा उठाना ही चाहिए ना। और वैसे भी आज माँ जी मुझे बहुत गुस्से में लगी थी, तो मैंने सोचा आज माँ जी का गुस्सा तुम ही झेलो। जब इतना ही डर लगता है किसी के गुस्से से तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों है? ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुलोचना की पड़ोसन विमला आती है, लेकिन घर में उस वक्त बस ऋतु ही थी। अरे ऋतु, कहाँ है तेरी मोटी सास? आंटी जी, आप क्यों मेरी सास को मोटी बोल रही हो? आप दोनों बड़े हो, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करो, लेकिन एक दूसरे का मजाक तो मत बनाओ ना। बहू आ गई क्या अपनी सास की तरफ लेने के लिए? लेकिन बहू, तेरी मोटी सास तेरे ऊपर गिर गई तो ग्लूकोज से भी काम नहीं चलने वाला होगा। विमला काफी मजाक बना रही होती है कि तभी सुलोचना और नीतू बाजार से घर आते हैं और घर आते ही सुलोचना का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। सुलोचना को जमीन पर गिरा देखकर विमला काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। हाथी गिर ही गया आखिरकार। देखा बहू, मैं यूं ही नहीं कहती हूँ तेरी सास को मोटी। तेरी सास है ही इतनी मोटी, खुद देख ले। इससे तो खुद का वजन भी संभाला नहीं जा रहा। कितनी परेशानी हो रही है इसे। आंटी, मोटी किसे बोला? आपके घर खाती हैं क्या ये? खुद तो आप इतनी पतली हो कि माँ जी के जमीन से गिरने पर आप उछल गई। बहू, तू किसकी तरफ से बोल रही है? अरे माँ जी, मैं ना आपकी तरफ से बोल रही हूँ। ये विमला आंटी में कुछ है तो है नहीं, और बुराई कर रही है आपकी। आंटी, आपको प्यार से समझा रही हूँ, हमारी सास को आज के बाद ना कभी मोटी बोल दिया ना तो आपको इतना खाना खिलाऊंगी ना कि आप ज्यादा मोटी हो जाओगी इनसे। नीतू के बोलने से सुलोचना को भी हंसी आ जाती है और कड़वा माहौल हंसी में बदल जाता है। सोनम की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद ही सोनम की सास उमा सोनम से कहती है, बहू, मैं देख रही हूँ तेरे पास शायद कुछ अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, तो ऐसा कर, ड्राइवर के साथ जाकर अपने लिए कपड़े की दुकान से कुछ अच्छे कपड़े ले आ। माँ जी, मेरे पास तो कपड़े हैं, मैं वही चला लूंगी, कोई बात नहीं। बहू, कुछ समय के लिए तो तुझे ना चाहकर भी अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनने ही होंगे, क्योंकि तुझे देखने के लिए भी लोगों को आना जाना लगा ही रहेगा। अब सोनम अपनी सास की बात मानकर ड्राइवर के साथ अपने लिए कपड़े खरीदने निकल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में सेल में मिल रही कपड़ों की दुकान दिखती है, जिसे देखकर सोनम अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेम साहब, माँ जी ने तो कहा था कि आपको पुराने सक्सेना साहब की दुकान से ही कपड़े लेने हैं। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, बाकी की बात माँ जी और किसी से नहीं कहना। अब सोनम उन सेल लगी दुकान पर जाती है और अपने लिए कपड़े खरीदती है, और कपड़े लेने के बाद ही अपनी सास के दिए हुए पैसों को देखकर कहती है, अरे माँ जी ने तो 10,000 दिए हैं, लेकिन मेरी शॉपिंग तो 1500 में ही हो गई। कोई बात नहीं, बाकी के बचे पैसे मैं रख लेती हूँ। अब सोनम शॉपिंग करने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर आती है। अब जैसे ही सोनम घर आती है, वैसे ही उसकी सास उमा सोनम से कहती है, बहू आ गई, देख लिया ना दुकान, हम वहीं से कपड़े लाते हैं। मैंने सक्सेना साहब को फोन कर दिया था, क्या क्या लाई है मुझे भी दिखा। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ये ड्रेस पहनकर आपको दिखाऊं। ये भी ठीक है, और पैसे तो बचे नहीं होंगे बहू। नहीं माँ जी, मैंने सोचा आपने जितने पैसे दिए हैं सबके ही कपड़े ले लूं, तो सारे पैसे खर्च हो गए। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कहीं उधार तो नहीं कर आई ना। अब सोनम अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, अभी तो बच गई, वरना माँ जी को भी पता चल जाता कि मैंने सक्सेना साहब की दुकान से नहीं बल्कि सेल से कपड़े लिए हैं। अब देर शाम उमा अपनी बहू को कहती है,
बहू चल तैयार हो जा और आज तूने जो कपड़े लिए हैं उनमें से कुछ अच्छा सा पहन कर आ जा, फिर चलते हैं विमला की बेटी की मेहंदी में। अच्छा माँ जी, मेरा जाना जरूरी है क्या? आप चले जाइए ना। अरे बहू, उसने स्पेशली कहा है कि अपनी बहू को साथ लेकर आना, वरना मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब कुछ देर बाद ही सोनम तैयार होकर आती है और अपनी सास को अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है, माँ जी बताओ, कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ी? साड़ी तो तेरी अच्छी है बहू, पर इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चल अब मेहंदी की रस्म में हमें समय से पहुंचना है। अब सोनम और उमा अपनी पड़ोसन विमला की बेटी की मेहंदी में पहुंचते हैं। वहां जाकर विमला सोनम को देखकर उमा से कहती है, लाखों में एक बहू ढूंढी है उमा तूने, कितनी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। वैसे ये साड़ी तो महंगी होगी, कहाँ से लाई और कितने की है? अरे बहू की पसंद है, 5-6 हजार की तो होगी ही। हाँ, इतने महंगे कपड़े तो तेरे घर में हर कोई पहनता है। अब मेहंदी की रस्म चल रही होती है। तभी एक औरत सोनम की तरह ही सेम साड़ी पहनकर फंक्शन में आती है, जिस पर सबसे पहले नजर सोनम की जाती है और वो भी सोनम को देख रही थी। तभी सोनम मन में कहती है, न जाने ये औरत मेरे जैसे कपड़े में क्यों आई है, लेकिन जो भी कहूँ मेरे से ज्यादा तो इसके कपड़े ही चमक रहे हैं। अरे कांता बहन, कैसी हो? बड़े ही दिनों बाद आई हो। वैसे साड़ी कितने की है? बड़ी ही अच्छी लग रही है तुम पर। अरे ब्रांडेड है तो अच्छी लगेगी ही ना, ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, पूरे 8,000 की साड़ी है। ये तो तू सही ही कह रही है। वैसे उमा की बहू को देख, उसने भी तेरी तरह ही साड़ी पहन रखी है, लेकिन ज्यादा अच्छी तो तेरी साड़ी ही लग रही है। अब उमा भी उस औरत और अपनी बहू की साड़ी को देखने के बाद अपनी बहू के पास जाकर धीरे से अपनी बहू से कहती है, बहू तूने उसी दुकान से साड़ी ली थी ना जहाँ से मैंने तुझे लेने को कहा था? हाँ हाँ माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तो आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे। अरे बहू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि उसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, बाकी भगवान झूठ ना बुलवाए। अब विमला उमा के पास आती है और उमा से कहती है, देख देख कैसे कांता तेरी बहू जैसी साड़ी पहनकर इतरा रही है। उसने भी सक्सेना साहब के यहाँ से ही ली है ये साड़ी, फिर तेरी बहू को उसने रंग उतरी हुई साड़ी क्यों पकड़ा दी? इस बार जाऊंगी तो बहुत सुना कर आऊंगी उस सक्सेना के बच्चे को, कैसे मेरी बहू को उसने ऐसी साड़ी दे दी। अब अगली रोज सुबह सुबह चाय के समय ही उमा सक्सेना को फोन लगाती है, जिसके यहाँ से उमा सालों से अच्छी और ब्रांडेड कपड़े ले रही थी। अब सक्सेना से उमा फोन पर कहती है, जी सक्सेना साहब, कैसे हैं आप? आजकल आप बड़ा ही कपड़ों में धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे जो आपने मेरी बहू को कपड़े दिए हैं उनका रंग देखा है, कितना उखड़ा हुआ है। जी आपकी बहू रानी मेरे दुकान पे आएगी तभी तो मैं उसे कपड़े दूंगा ना। और आप तो जानती है ना मेरी दुकान के बारे में, मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकता हूँ। बेशक कपड़े थोड़े महंगे हैं, लेकिन ग्राहकों को मैं धोखा नहीं दे सकता। क्या मतलब मेरी बहू आपकी दुकान पर नहीं आई? मैंने उसे रामू के साथ भेजा था, उसे दुकान भी दिखाई थी। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बहू रानी मेरी दुकान पे कभी आई नहीं और ना ही वो मुझसे कोई कपड़े लेके गई है। अच्छा, आपको याद है ना कि आपकी दुकान पर रामू नहीं आया है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अच्छे से याद है, यहाँ कोई नहीं आया। अब उमा अपने घर के ड्राइवर रामू से ये बात पूछती है तो वो भी डर के मारे सब सच बता देता है। सोनम ने जो कपड़े लिए थे वो ब्रांडेड तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि सेल के थे। अब उमा सोनम को तो उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन देर शाम अपनी बहू को पैसे देते हुए कहती, बहू तो जाकर कपड़े ले आ और कुछ अच्छे लेकर आइयो, ताकि तो विमला की बेटी की शादी में सबसे अलग दिखे। अब सोनम भी अपने ड्राइवर रामू के साथ कपड़े लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके पीछे होती है उमा, जो अपनी बहू को फॉलो कर रही थी। अब सोनम रामू को जैसे ही सेल में मिल रही कपड़ों की दुकान के पास रुकने को कहती है, वैसे ही रामू सोनम से कहता है, मैडम जी यहाँ ना रुको तो अच्छा है, हमें सक्सेना साहब की दुकान पे जाना चाहिए। अच्छा रामू, कभी तुमने पैसे बचाने की कोशिश की है अपने आगे के लिए, अपने बच्चों के लिए? मैडम मैं तो एक कपड़ा महीने महीने चला लेता हूँ ताकि मेरे घर की जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन आप लोग, आपको किस चीज की कमी है? मैं पली बढ़ी तो एक मिडिल क्लास घर में ही हूँ ना, तो मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत तो बिल्कुल नहीं है। अब सोनम अपने ड्राइवर रामू से सेल की दुकान के पास गाड़ी रोकने को कहती है और ड्राइवर भी वही गाड़ी रोक देता है। अब जब सोनम अपने कपड़े खरीद कर आने लगती है, तभी उसे विमला दिख जाती है, जो कि सोनम से कहती है, तो ये है तेरे ब्रांडेड कपड़ों का राज? क्या बात है, 100 रुपए वाले कपड़े को तो तेरी सास 1000 का बताती है। विमला, मेरी बहू चाहे कपड़ों का दाम जितने का भी हो, तू यहाँ क्या शादी के लिए सेल्स में से कपड़े ले रही है? अरे
मैं तो बच्चों के लिए यहाँ कपड़े लेने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ तेरी बहू दिख गई। जो अमीरी तुम सास बहू दिखा रहे हो, उसका राज मुझे आज पता चला। और तेरी रहीसी का राज भी मुझे आज ही पता चल गया विमला। और तू बहू, चल तेरी शॉपिंग हो गई हो तो घर चल। उमा और सोनम घर पहुंचते हैं। वैसे ही उमा अपनी बहू सोनम से कहती है, बहू, किसी चीज की कमी कर रही हूँ क्या मैं तुझे, जो तू मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुली है? माँ जी, मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, और जब मैं गरीब लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दया आती है। पहनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, और हमारे पास तो बहू, उन्हें तू सेल से लेकर क्यों देकर आई? अपने लिए ले लेती कपड़े, या अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद तो सकती ही है ना तू। माँ जी, आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन इन कपड़ों का क्या करूँ? उन लोगों को दे दे जिन्हें असल में इनकी जरूरत है। अब सोनम अपनी सास उमा की बात को समझती है और उसके बाद सेल के कपड़े पहनना छोड़ देती है। नीलम अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी वहाँ उसकी सास सुधा आकर कहती है, बहू, हमेशा घर को ही साफ करती रहेगी या कभी खुद पर भी ध्यान देगी? कैसा फीका सा चेहरा हो रहा है, थोड़ा तो तैयार होकर रहा कर। माँ जी, मैं तो वैसे भी तैयार होकर रहती हूँ। अभी भी मुझे कोई देख ले तो ये नहीं बोल सकता कि मैं शादीशुदा हूँ। आप तो 2 बच्चों की माँ नहीं, दादी माँ लगती हो। बस कुछ भी बोलना है मतलब। मैंने तो तुझे तैयार होने के लिए बोला था, तू तो मुझे इतनी कम उम्र में ही बिना बात के दादी बना दे। यहाँ मुझे कोई 2 बच्चों की माँ मानने को राजी नहीं है, और तू है कि अलग ही राग लगा रही है। चलो ठीक है, आप बड़ी हो, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन सच थोड़ी बदल जाएगा माँ जी। बात तो सही बोल रही है। अब ये सच भी कहाँ बदल सकता है कि सास बहू एक ही उम्र के लगते हैं ना। क्यों बहू, अब बोल, सच बोल रही हूँ ना मैं? दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोस में नए लोग आए थे, जिनमें से एक अजय नाम का लड़का वहाँ आकर कहता है, हेलो, मैं यहाँ नया आया हूँ। घर का सामान अभी शिफ्ट हो ही रहा है। आप मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ला सकती हैं? हाँ बैठो बेटा तुम। बहू जा, तू पानी लेकर आ जा, और एक काम कर, चाय भी बना दियो, यहीं से चाय भी पी लेगा। क्यों बेटा? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों क्या सास बहू हैं? हाँ क्यों, क्या हुआ? क्या मजाक कर रही हो आप दोनों? मैं ही मिला था क्या पागल बनाने को आज पूरे दिन में? अरे सच में, हम तुम्हें पागल क्यों बनाएंगे? कोई आप दोनों को ही देख कर ना बोले कि आप सास बहू हैं। मैडम, आप तो इतनी यंग लग रही हो, और मैडम आपने अपने आप को कितना फिट रखा है, लेकिन मुझे आप भाई साहब और आप बेटा मत बोलो, ठीक है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। पूरे मोहल्ले में एक ही इंसान है जिसकी आंखें ठीक हैं। अब तो यही लगता है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी तुम अच्छे लग रहे हो, और वैसे भी मैं तो जैसी दिखती हूँ वैसे ही हूँ, फिट और कूल। मुझे भी नहीं अच्छा लगता ये बेटा बोलना। बहू तू जा, चाय बना ला। नीलम अंदर चाय लेने जाती है, और उसके जाने के बाद सुधा और अजय बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नीलम चाय लेकर आती है तो सुधा वहाँ से चली जाती है, और नीलम अजय से कहती है, और बताओ, माँ जी से क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, आपकी माँ जी बहुत ही कूल है। अच्छा लगा उनसे बात करके, और आप भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू चाय के लिए। अरे कोई बात नहीं, आप बस आराम से चाय पियो। अजय चाय पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अजय का अब उनके घर में रोज का आना जाना लगा हुआ था। अजय जब भी आता तो कभी नीलम से काफी देर तक बतियाता, तो कभी सुधा से। ऐसे ही एक दिन अजय और नीलम घर में काफी देर तक बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सुधा आती है। सुधा को देखकर अजय कहता है, ओ कूल, आप भी यहाँ हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम है, शाम को वापस आऊंगा, फिर और बातें करेंगे। अरे मेरे आते ही तुम जा रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया? अरे माँ जी, अजय को अपने एक दोस्त के घर जाना है, वहाँ पार्टी है ना, इसलिए। ये क्या चल रहा है? अजय यहाँ रोज आता है, बहू की भी इतनी तारीफ कर रहा है, कहीं बहू का ये आशिक तो नहीं है ना? चलो बाय, शाम को आता हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है। नीलम अजय को लेकर सुधा के मन में शक होने लगता है। जैसे ही अजय शाम को आता है, सुधा नीलम को काम में लगाकर अजय के साथ खुद बातें करने लगती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और रात हो जाती है। तब नीलम वहाँ आकर कहती है, ओ, सोना नहीं है क्या आज आप दोनों को? और अजय, तुम तो माँ जी के साथ बातें करने में इतने खो गए कि टाइम का कुछ होश ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं, बातें ही इतनी अच्छी करती हैं ये, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। ये अजय का चल क्या रहा है? रोज रोज यहाँ मुंह उठाकर आ जाता है और माँ जी से बातें करने लगता है।
कहीं कोई राह चलता आशिक तो नहीं है ना माँ जी का? बहू तू हमें बताने आई और खुद ही बातें करने लग गई। चलो बहुत समय हो गया है, अजय तुम भी जाओ अपने घर सो जाओ। वहाँ सुधा नीलम पर शक कर रही थी और अब यहाँ नीलम भी सुधा को शक के घेरे में लेकर बैठी थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद अजय, नीलम और सुधा तीनों एक साथ घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन मनीषा वहाँ आती है और तीनों को ऐसे बातें करता देखकर कहती है, क्या हुआ अजय बेटा, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे पास एक ही पड़ोसी है क्या? कभी हमारे घर भी आ जाया करो। अरे आंटी ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो आने का मजा ही अलग है। ये दोनों हैं ही इतने अच्छे, यहाँ आता हूँ तो जाने का मन ही नहीं करता। एक अनार दो बीमार। सुधा सही बोल रही हूँ ना मैं? क्या मतलब है तेरा? थोड़ा साफ बोलना, क्या बोलना चाहती है? अरे मतलब यही है कि सास और बहू दोनों का ही एक आशिक, कभी एक के साथ आशिकी करता है तो कभी दूसरे के साथ। ये क्या बोल रही हो आप? थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो ना, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या गलत बोल दिया मनीषा ने? आशिक ही तो है तेरा। गलत बोला तो बस इतना कि ये मेरा भी आशिक है। यहाँ तो ये तेरे आशिकी करने आता है, मेरी वजह से नहीं कर पाता बेचारा। सब समझती हूँ मैं। समझती तो मैं भी हूँ सब। कुछ बोल नहीं रही तो आप मुझ पर ही नाम लगा दो, है ना? आशिक तो आपका है ये अजय, बहाना मेरा बना कर आता है। मैं सब देखती हूँ, ठीक है ना? लो कर लो बात। यहाँ तो सास और बहू दोनों को एक आशिक के बारे में पता है, लेकिन देखो तो मेरे सामने कैसे अनजान बन रही है दोनों। बात आगे बढ़ती ही जा रही थी कि इतने में सुधा की बेटी रिया वहाँ आती है और बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? घर को आप सब लोगों ने दंगल क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया है? माँ जी को समझाओ, एक टांग कब्र में है और देखो तो आशिक बनाते घूम रही हैं। बेटी तू तो मुझे जानती है, अपनी भाभी को बोल, पता नहीं कौन से संस्कार दिए हैं इसके घर वालों ने, मेरी नाक के नीचे से आशिक बना लिया। अरे रिया बेटा, तेरी सास और भाभी दोनों का ही एक आशिक है, और वो भी ये खड़ा अजय। चुप करो आप सब। अजय किसी का आशिक नहीं है। अजय तो बस मेरे लिए इस घर में आता है। आप लोगों की तारीफ करने के लिए भी मैंने ही बोला था, लेकिन आप लोगों ने तो गलत मतलब निकाल लिया इन सबका। हाँ आंटी जी, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ घर लिया था कि आप लोगों को मना सकूं हम दोनों की शादी। तभी तो रोज रोज आना जाना करता था मैं। लेकिन ये तो तुम दोनों हमें पहले भी बता सकते थे ना। पहले बता देते तो इतना तमाशा ही नहीं होता। हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन भैया का आने का वेट कर रहे थे। उससे पहले ही आप लोगों ने ये सब तमाशा कर दिया। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा और तेरा आशिक है ये सोचकर तुझ पर नजर रख रही थी। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दो, बिना बात के ही मैं आप पर शक करने लग गई थी। आप दोनों मुझे माफ कर दो। अगर मैं ये सब पहले ही बता देता तो कम से कम आज ये सब तमाशा होने से तो बच जाता। अरे ये तो मैं सास बहू का आशिक समझ रही थी, लेकिन यहाँ तो पूरी बात ही अलग है। ये तो ननद का ही आशिक निकला। अरे बस अंत में सारी गलतफहमी खत्म हो गई ना, यही बहुत है। क्या माफी मांगना और क्या माफ करना, यहाँ तो सभी गलत समझ रहे थे। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ गलती किसी एक की तो है ही नहीं, तो अच्छा यही है कि अब सब माफी ना मांग कर खुशी खुशी रहें। अब आप ये भी बता दो आपको मैं कैसा लगा आपकी बेटी के लिए। तो बस बात तो यही खत्म हुई। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें क्या परेशानी है। और वैसे भी इतने दिनों में हम भी अजय को जान गए हैं, अच्छा लड़का है अजय। यहाँ सबको गलतफहमी हो रही थी कि एक ही आशिक है सास और बहू का, लेकिन अंत में सबकी गलतफहमी दूर हो गई कि वो आशिक किसी और का नहीं बल्कि सुधा की बेटी का था। सबको अजय बहुत अच्छा लगता है और सब अजय और रिया की शादी के लिए मान जाते हैं और खुशी खुशी रिया की अजय के साथ शादी करवा देते हैं।